तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स समझाया था, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब वेक्टर्स को ऐड करने से अपने को क्या मिलता है? वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो इस वीडियो में अपन वही पता करते हैं। थोड़ा सा एक मैंने नया स्टार्ट किया है कि पहले मैं स्टेप्स डायरेक्ट लिखता था आप लोग को बोर्ड पर, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया कि आपको ये आपका टाइम बचे, डाटा कम यूज़ हो और आप फटाफट समझ सकें। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए, ये वेक्टर है OP, वेक्टर ये वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा है। मतलब ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया और इनके बीच का एंगल है थीटा। और हमको फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो ये बॉडी जो है कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट ऐसी जाएगी। ना तो A के डायरेक्शन में जाएगी, ना तो B के डायरेक्शन में जाएगी। तो कहाँ जाएगी? जहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो वही रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए वेक्टर A है OP, जो वेक्टर B है OS और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब हमने क्या किया? पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। उसके लिए ये जो B था, इस B का यहाँ पर लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, और A का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये A का लाइक वेक्टर हो गया। तो पूरा आपको दिख रहा है OPQS, ये पूरा आपको पैरेललोग्राम मिला है। ये OP को हमने एक्सटेंड कर दिया और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, QM। अब सपोज ये वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अभी जो रिजल्टेंट दिख रहा है, इसका मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर के साथ का एंगल अल्फा है। कि जब आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे? उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड का मतलब ये लेंथ, OQ लेंथ, और डायरेक्शन का मतलब अल्फा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप इस बिट ट्रायंगल की हेल्प लीजिए, OMQ, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो OMQ जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ये लिखा है। फिर यहाँ पर OQ, व्हाट इज OQ? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मॉड ऑफ R, ये लिखा हुआ मॉड ऑफ R। अब OM को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? OP प्लस PM, फुल OM लाइन को हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस PM। तो OP प्लस PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। अब ये हो गया मॉड R स्क्वायर। अब OP प्लस PM स्क्वायर मीन्स A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OP इंटू PM प्लस ये MQ स्क्वायर। तो ये हो गया मॉड R स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब ये PM स्क्वायर और MQ स्क्वायर को देखिए आप, ये PM स्क्वायर है, ये MQ स्क्वायर, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर की जगह PQ स्क्वायर लिख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ OP इंटू ऑफ PM, ये वैल्यूज आ रही। अब इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो व्हाट इज OP? OP मींस OP मतलब मॉड R, वेक्टर A की लाइन मैग्नीट्यूड, तो मॉड A ऐसे भी लिख सकते हैं इसको विदाउट बार लगाकर। व्हाट इज PQ? मॉड B, इस वेक्टर की लाइन मैग्नीट्यूड,
मॉड व्हाट इज पीएम, पीएम मतलब हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब ये चीज आप लोग को समझ जाना चाहिए। यहाँ पर होता क्या है बच्चों, कभी भी हम लोग यदि चाहें तो जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में करोगे आप तो ये बी वेक्टर, ये पी वेक्टर और ये हाइपोटेन्यूज वेक्टर। जैसा अभी तक पढ़ा उस बेसिस पर व्हाट इज एच, दिस इज मॉड ऑफ एच। एक्चुअली बी और यदि अपन इसको मान लीजिए बी वेक्टर बोलते हैं, इसको पी वेक्टर बोलते हैं, तो ये एच वेक्टर होता है। और एच वेक्टर एक्चुअली क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर पी का एडिशन, रिजल्टेंट एच। अब इसकी मान लीजिए लेंथ ये बी है, ये लेंथ पी है ना, और ये लेंथ जो है वो एच। तो यदि इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच साइन थीटा। ऐसे ही यदि मैं आपसे बोलूं cos थीटा तो आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि पूछूंगा बेस तो आप बोलोगे h इंटू कॉस। मतलब P इज इक्वल टू आपने क्या फाइंड किया, एच साइन थीटा, और B इज इक्वल टू एच कॉस थीटा। मतलब आप इस P को P ना लिखकर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो h साइन थीटा, और इस b को b ना लिखकर आप क्या लिख सकते हो, h cos थीटा, h cos थीटा। मतलब यदि आपके पास में केवल ये रिजल्टेंट वेक्टर h है और इसका मैग्नीट्यूड h है, तो आप इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये होगा जो एंगल बनाएगा, वो हो जाएगा रिजल्टेंट इनटू cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा, वो होगा h sin थीटा। तो अब यदि इसको चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, लिख सकते हो लाइक वेक्टर, और ये भी हो जाएगा h sin थीटा। तो आगे से बच्चों डायरेक्ट आप रिजॉल्व करें तभी आपको इजी जाएगा। कभी भी कोई रिजल्टेंट वेक्टर h है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हो उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पे। एक कंपोनेंट वो होगा जो इस रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाएगा, जो कंपोनेंट एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है, वो होता है रिजल्टेंट इनटू sin थीटा। तो हम लोग आगे से डायरेक्ट वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ सिखाया बिल्कुल वैसे ही यदि देखो तो ये वेक्टर b है, तो b का ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना जाएगा, b cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो एंगल नहीं बना रहा है इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर है, उसको आप क्या बोल सकते हो, b sin थीटा। तो pm की वैल्यू जाएगी b cos थीटा। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मॉड आर स्क्वायर को सिंपल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ओपी आपने देखा वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ओपी मतलब मॉड ए, और पी एम मतलब बी कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आर इज इक्वल टू आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है और समझाऊंगा भी मैं, आप देखते चलो, पर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जनरली आपके 11th एग्जाम्स में पूछा जाता है। उनको तो सभी पढ़ना ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी और 11th भी। कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करो। तो अब यदि ये अपन ने मॉड निकाला, अब इस बिग ट्रायंगल में भी अपन बात करें, यहाँ पर ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा कितना होगा इन ट्रायंगल OMQ, बिग ट्रायंगल, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस QM अपॉन OM। अब OM को अपन क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PM, OP प्लस PM, OP प्लस PM। वैल्यूज रख दो, तो QM अपन को पता है b sin थीटा, ये लिखा है,
ओपी मतलब मॉड ए जो लिखा है, पीएम बी कॉस थीटा। इन वैल्यूज में हम सब्स्टिट्यूट कर दो, टेन अल्फा इज इक्वल टू पीएम के क्यूएम चले जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ओपी मतलब मॉड ए बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ई प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें डिफरेंट केस उससे आपको समझ में आएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, एक वेक्टर ए और ये एक वेक्टर बी। राइट, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो आप, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अब आप निकाल सकते हो। क्योंकि आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको मतलब थीटा जीरो का मतलब cos जीरो मींस 1, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1, तो ये जाएगा r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 1 इंटू बी। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस। तो जब टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो a प्लस बी, और डायरेक्शन क्या होगा वो इससे निकाल सकते हो। तो आपको मालूम है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin जीरो हो जाएगा, sin जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए tan अल्फा भी जीरो हो जाएगा, और जब tan अल्फा जीरो आ गया तो अल्फा भी जीरो हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स आप 3 न्यूटन और एक फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, तो इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 3 प्लस 4 7। किस डायरेक्शन में होगा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, तो जो बॉडी है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, कोई एंगल नहीं बनेगा। पर इसी की जगह पर मान लीजिए सपोज सेकंड केस लेते हैं अपन, इफ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 90, मतलब अब जो वेक्टर्स एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अब इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। इससे वेक्टर्स में आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो थीटा 90 रख दीजिए, cos 90 जीरो हो जाएगा, यदि ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स। किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगी, थीटा या 90 रख देंगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, और cos 90 जीरो, तो ये जीरो जाएगा, कुल मिलाकर b अपॉन ए बचेगा। तो डायरेक्शन के लिए जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ, ये बॉडी है, इस पर 3 न्यूटन फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है और 4 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, इस बॉडी पर। इस बॉडी पर जो फोर्स लगाया आपने 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, वो परपेंडिकुलर है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ऐसा होगा। किस मैग्नीट्यूड का होगा, ये फॉर्मूले से आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, तो उससे रिजल्टेंट आ जाएगा r इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स लगेगा बॉडी पर 5 न्यूटन। यहाँ पर 3 और 4 ही लग रहे थे, लेकिन टोटल फोर्स कितना हो रहा था 7, जब सेम डायरेक्शन। आपने वही फोर्स लगाया 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परपेंडिकुलर, और रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, तो अपन को मालूम है ये रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूले के हिसाब से tan इनवर्स b अपॉन ए,
तो यहाँ पर जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब ये मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एंगल की वैल्यू निकल आएगी इससे, डेफिनेटली 45 से ज़्यादा होगी क्योंकि 1.33 आ रहा है, 1 होता तो 45 होता। यदि यही चीज मैं आपसे पूछूं, यदि टू बॉडीज हैं, कोई बॉडी है उसका एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180, तो अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो आपको क्लियर है एंगल कितना हो रहा है 180, रिजल्टेंट अपन इससे फाइंड करते हैं, यहाँ cos 180 रख दोगे, cos 180 कितना हो जाएगा -1, -1 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिलाकर जाएगा √a² + b² -2ab, मतलब a - b होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a माइनस, मतलब अब रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी a - b, कब? जब थीटा कितना है 180, 180 का मतलब वेक्टर्स जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो आपको मालूम है डायरेक्शन के लिए क्या जाएगा, sin 180 अपॉन cos 180, sin 180 कितना होता है 0, cos 180 कितना होता है -1, तो फिर अल्फा की वैल्यू निकलेगी, तो आप ऐसा डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग हमेशा किन्हीं भी टू वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी जितनी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें रिजल्टेंट किसी फॉर्मूले से निकाल, किसी को वेक्टर सम भी बोलते हैं। वेक्टर्स में क्या किया जाता है, वेक्टर सम, स्केलर में क्या किया जाता है, स्केलर सम, अलजेब्रिक सम, मतलब जैसे मान लीजिए 3 रुपीज + 4 रुपीज 7 रुपीज, लेकिन 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन + 4 न्यूटन तो 7 नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन मतलब यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें रिजल्टेंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा उन वेक्टर्स के बीच के एंगल पर, इसीलिए वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट हमको समझना जरूरी था। तो ये हमने देखा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे हमने ये एडिशन किया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना भी हमको सीखना चाहिए। तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप अभी इसको रिवीजन कीजिएगा।